हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको केमिस्ट्री के फिजिकल केमिस्ट्री के कुछ कंसेप्ट्स बताऊंगा और बड़ा इजी मेथड्स बताऊंगा मॉलिक्यूलर वेट के बारे में। और ये जो है स्टोइकियोमेट्री और ये सब परसेंटेज और वो रेशियो के प्रॉब्लम होती हैं, इसके मैं कंसेप्ट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो एक छोटा सा सवाल है, द परसेंटेज ऑफ क्लोरीन इन द क्लोराइड ऑफ एन एलिमेंट। जो क्लोरीन की जो परसेंटेज है ना किसी एलिमेंट के क्लोराइड में, वो 44.71% दे रखी। अब उसने कह दिया कि इसी एलिमेंट का जो क्लोराइड का जो 158.8 ग्राम ऑफ दिस क्लोराइड, वो अगर उसको हीट अप कर दिया जाए तो ऑन वेपोराइजेशन वो 22.4 लीटर जगह घेरता है एनटीपी पर। तो कह रहा है इसका एटॉमिक वेट बताओ ऑफ दैट एलिमेंट। कौन सी एलिमेंट? जिसका कि वो क्लोराइड है। तो क्या प्रॉब्लम है कि उसका 158.8 ग्राम कितनी जगह घेरता है जब वो वेपोराइजेशन हो जाता है गैस अवस्था में? 22.4 लीटर। तो 22.4 लीटर गैस अवस्था में जितने भी आइडियल गैसेज हैं वो 22.4 लीटर 1 मॉलिक्यूलर वेट होता है उनका इन ग्राम्स। तो ग्राम मॉलिक्यूलर वेट होता क्या है? मॉलिक्यूलर वेट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। तो हमें ये पता लग गया कि उसका ग्राम मॉलिक्यूलर वेट जो है वो 158.8 है। अब हमें ये नहीं पता कि उसकी वैलेंसी क्या है। तो हमें ये तो पता है ना कि क्लोरीन की वैलेंसी क्या है। क्लोरीन की वैलेंसी 1 है। मान लो उसकी वैलेंसी x है, तो जो 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 कंपाउंड बना, जो क्लोराइड बना उस एलिमेंट का, वो MClX हो गया। तो MClX, इसकी वैलेंसी इस पे लग गई और इसकी वैलेंसी इस पे लग गई। अब इसका हमें ये तो पता ही है कि 22.4 लीटर जो है में जो है वो 1 मोल है, और 1 मोल का वजन क्योंकि एनटीपी पर इतनी जगह घेरी है, तो इससे ही पता लग गया कि m प्लस इसका एटॉमिक वेट मैंने m ही मान लिया। तो m प्लस x गुणा एटॉमिक वेट ऑफ क्लोरीन, जो कि अपने को नोन होता है 35.5 बराबर हो गया 158.8। तो m प्लस 35.5 इंटू x बराबर 158.8। नाउ वी हैव 2 अननोन्स और अपने पास एक इक्वेशन है। तो एक डेटा और दे रखा है, तो अब जमाना भी डेटा का आ चुका है, डेटा साइंटिस्टों के बहुत जरूरत पड़ रही है। तो ये जो है ये डेटा, तो दूसरे डेटा को यूज करो। तो दूसरे डेटा को अपन यूज करके क्या है कि जो परसेंटेज है क्लोरीन की वो 44.71% है। तो क्लोरीन की जो परसेंटेज का इक्वेशन लिख देता हूं मैं, 35.5 इंटू एक्स, इतना वजन है अपॉन टोटल वजन m प्लस 35.5 इंटू एक्स, ये फ्रैक्शन लिख दिया। मतलब इतने में इतना है मास किसका? क्लोरीन का। तो 100 में कितना है? इंटू 100 बराबर लिख दो 44.71। Now we have 2 equations and 2 unknowns, so we can easily calculate x and m. तो on calculation x का मान आ जाता है 2। जब आप कैलकुलेट करोगे तो x का मान 2 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा कि आप m प्लस 35.5 x की जगह 158.8 पुट कर दो और फिर आप इसको सॉल्व कर लो, तो x का मान 2 आ जाता है। x का मान 2 आने पर x की वैल्यू यहां पुट कर दो और 71 माइनस कर दो। तो 71 माइनस करने पर m की वैल्यू आ जाएगी 158.8 माइनस 71, और ये जो भी आएगा वो आंसर हो जाएगा। बस हेलो स्टूडेंट्स, मैं थोड़ा सा आपको पहले इस सवाल को, ये एक सवाल है कि 100 मिलीलीटर है 0.6 नॉर्मलिटी का H2SO4 और 200 मिलीलीटर है 0.3 नॉर्मलिटी का HCl। इनको मिक्स कर दिया गया 200 ml और 100 ml। अच्छा, तो अब ये बताओ कि रिजल्टेंट की नॉर्मलिटी क्या है। तो नॉर्मलिटी से मतलब यहाँ पर जो है ये जो पानी में है तो ये H प्लस रहेंगे, 2H प्लस और SO4 2 नेगेटिव, तो मतलब आइंस रहेंगे ना ये। तो अब ये कह रहा है कि आइंस पर लीटर जो है मतलब कितने माने जाएंगे, ये कुछ इस तरह का सवाल है। तो मैं इस सवाल को कराने से पहले कुछ और बात बताना चाहता हूँ, आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए। बात ये है कि आपसे ये कहा जाए कि
एक नॉर्मलिटी का 1 गिलास दूध है और दूसरा दूध 3 गिलास है, वो भी एक ही नॉर्मलिटी का है, उनको मिक्स कर दिया गया, तो अब कितनी नॉर्मलिटी होगी? तो ये कह देंगे यार इसमें तो क्या दिक्कत है, तो एक नॉर्मलिटी का ही रहेगा, वही मिठास रहेगा। मतलब नॉर्मलिटी से मतलब ये है कि अब क्या माना जाएगा, मतलब 1 चम्मच पर गिलास, क्यों अब भी 1 चम्मच पर गिलास माना जाएगा, क्योंकि 3 गिलास और एक 4 गिलास, 4 गिलास में 4 चम्मच, तो क्या हो गया, 1 चम्मच पर गिलास हो गया। अगर ये बात नहीं होती, एक 2 नॉर्मलिटी का मतलब 3 गिलास 2 नॉर्मलिटी का, मतलब 2 चम्मच 1 गिलास में पड़ी हुई है चीनी, और 1 गिलास ऐसा है जिसमें 1 चम्मच पड़ी हुई है, तो 1 चम्मच पर गिलास को मैं कह रहा हूं एक नॉर्मलिटी का। अब इनको मिक्स कर दिया गया, तो अब नॉर्मलिटी क्या आएगी? अब नॉर्मलिटी 2 से तो कम आएगी। तो जो 2 चम्मच पर गिलास का जो दूध था उसमें जो मिठास था उससे कम होगा, और 1 चम्मच पर गिलास वाले से मिठास जो था उससे ज्यादा। तो वो कैसे निकालेंगे? 1 into 1 पहले ये गिन लेंगे कि एक्चुअल में कितनी चम्मच चीनी पड़ी हुई है। तो उन 3 गिलासों में 6 चम्मच है, और 1 गिलास में 1 into 1, तो 6 और 1 7, 7 अपॉन टोटल गिलास 4 है, तो 7 अपॉन 4 नॉर्मलिटी होगी। इसी तरह से यहाँ पर है, यहाँ पर जो है 100 मिलीलीटर 0.6 नॉर्मलिटी का लिया, तो इसमें ये देखना इसके कितने मिली इक्विवेलेंट्स हुए। मिली इक्विवेलेंट्स, मिलीलीटर है तो मिली इक्विवेलेंट्स निकाल लेते हैं। तो बोले साहब इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं? इक्विवेलेंट ऐसे निकालते हैं कि फिर आपको वो जो है मिली ना होकर के कंप्लीट जो इक्विवेलेंट है तो 1000 का भाग दे देते हैं, तो यहाँ मिली इक्विवेलेंट से काम चल जाएगा। क्यों काम चल जाएगा? क्योंकि नीचे अपन अभी गिलास का भाग दे रहे थे, तो यहाँ पर मिलीलीटर का भाग दे देंगे। तो इसमें कितने मिली इक्विवेलेंट्स पड़े हुए हैं 100 मिलीलीटर में? मतलब 1 लीटर में 0.6 इक्विवेलेंट वेट पड़े हुए हैं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 1 लीटर में, 1 लीटर में। तो 0.6 नॉर्मलिटी का मतलब ही ये है। 1 नॉर्मलिटी का मतलब होता है 1 इक्विवेलेंट वेट है, 1 इक्विवेलेंट वेट है 1 लीटर में, और 0.6 नॉर्मलिटी का मतलब क्या है? 0.6 इक्विवेलेंट वेट है 1 लीटर में। तो हमें तो 100 मिलीलीटर में चाहिए, तो ठीक है, आप इसमें 0.6 में 1000 का भाग देके 100 का मल्टीप्लाई कर दो, तो वो फिर इक्विवेलेंट आ जाएंगे। लेकिन इक्विवेलेंट नहीं, मिली इक्विवेलेंट्स कैलकुलेट कर लो, 1000 का भाग देने की जरूरत नहीं है। तो क्या हो जाएंगे, कितने मिली इक्विवेलेंट्स हो जाएंगे? 0.6 इंटू 100। इतने, जैसे मैंने वो चीनी और दूध का सुनाया था, तो ऊपर चीनी जोड़ ली थी और नीचे टोटल नंबर ऑफ ग्लासेस, तो वो उसका नॉर्मलिटी आ गई थी। तो अब इसमें 0.6 इंटू 100 इतने मिली इक्विवेलेंट्स, और उसमें 0.3 इंटू 200 मिलीलीटर है, तो इंटू 2 से इतने मिली इक्विवेलेंट्स। ये कितने मिलीलीटर में पड़े हुए हैं? इतने मिली इक्विवेलेंट्स कितने मिलीलीटर में पड़े हुए हैं? तो जवाब है 200 प्लस 100, 300। तो अब ये आगे इक्विवेलेंट नॉर्मलिटी मिक्सचर की, तो ये नॉर्मलिटी होगी। अब ये तो सबको ही पता है कि ये नॉर्मलिटी 0.6 से तो कम होगी और 0.3 से ज्यादा होगी, क्योंकि 0.3 नॉर्मलिटी का HCl है और 0. तो इसकी नॉर्मलिटी ज्यादा है। अब एक्चुअल में अगर अंदाज से ही पूछा जाए कि 0.6 और 0.3 इसके मिडिल में आएगी क्या ये 0.45, तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि जो 0.3 नॉर्मलिटी है ना, 0. वो ज्यादा है क्वांटिटी में। जैसे वहां पर क्या था दूध के केस में, तो जिसमें 2 चम्मच पड़े हुए थे वो दूध ज्यादा था संख्या में, तो एवरेज उसकी तरफ था, 2 की तरफ था, 1 और 2 के बीच में नहीं आया था, 7/4 आया था। तो ऐसे यहां पर अपॉन 300। तो अब आप देख लीजिए क्या आता है। तो ये हो गया 0.6 इंटू 100, ये हो गया 60, और वो भी हो गया शायद 60, और ये हो गया 300, तो 120/300। तो 0 से 0 कट गया, 12/30, 12/30 होता है, जो भी होता होगा 12/30, 6 जो भी होता है, तो ये 3 से काट दिए तो 4, 4/10, 0.4 आ गया, 0.4। तो ये जो है किसकी तरफ आ गई ज्यादा,
वो जो है 0.3 की तरफ ज़्यादा आई, क्योंकि वो क्वांटिटी में ज़्यादा था, 200 मिलीलीटर था, तो ये बीच में नहीं आया है। 0.6 से दूर है, 0.4 मिडिल में नहीं है, 0.6 और 0.3 का मिडिल तो 0.45 था। तो ये बस इस तरह से बड़ा आसान सवाल था ये। हाँ, अगर ये मोलरिटी दे रखी होती 0.6 मोलरिटी का H2SO4 और 0.3 मोलरिटी का HCl, फिर नॉर्मलिटी पूछी जाती, तो फिर अपन ऐसे कैलकुलेट करते कि यहाँ का जो मोलरिटी है इसका डबल करा जाता। क्यों? क्योंकि इसके 1 मोल H2SO4 में 2 मोल H प्लस है, क्योंकि ये H2SO4 जब ब्रेक होता है, जब आयनाइजेशन उसमें है, पानी में पड़ा हुआ है, तो फिर इसमें 2H प्लस और SO4 2 नेगेटिव है, तो 1 मोल में 2 मोल H प्लस है। तो इसकी नॉर्मलिटी जब निकाली जाती तो 0.6 N की जगह 1.2 N होता है, और वो 0.3 मोलरिटी का होता तो वो 0.3 ही नॉर्मलिटी होती, तो इसमें इसका डबल करना पड़ता नॉर्मलिटी निकालने के लिए। तो यहाँ पर 1.2 आता है 0.6 की जगह, अगर ये मोलरिटी दे रखी होती और नॉर्मलिटी इक्विवेलेंट पूछी जाती। ठीक है। हाँ, एक सैंपल है Na2CO3H2O जिसका इतना वेट लिया है 0.62 ग्राम, तो इधर तो वेट दे दिया, इतना वेट डाल दिया उसमें। तो यहाँ पर ये कोई वाटर में नहीं पड़ा हुआ, ये कोई चूरा टाइप समझ लो या कुछ भी समझ लो, इतने ग्राम है, और एक इतने मिलीलीटर 100 मिलीलीटर 0.1 N H2SO4 में डाल दिया है, इतने नॉर्मलिटी का H2SO4 था। तो ये पूछ रहा है कि जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन जो बना वो एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है, तो हम ये देखेंगे कि इसमें इसके मिली इक्विवेलेंस जिसमें डाला गया है उसके मिली इक्विवेलेंस ज्यादा है या इसके ज्यादा है या दोनों के बराबर है। यदि दोनों के बराबर है तो न्यूट्रल है, क्योंकि एक ये चीज एसिडिक है, ये बेसिक है। तो देख लेते हैं तो इसके कितने मिली इक्विवेलेंस है। तो मिली इक्विवेलेंस अपन कैसे निकालते हैं कि मिलीलीटर और जितनी नॉर्मलिटी का उन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो तो मिली इक्विवेलेंस आ गए। तो मैं थोड़ा मिली इक्विवेलेंस पे और थोड़ा सा बोलना चाहता हूं, जैसे इसी मिली इक्विवेलेंस को समझाने के लिए मानो एक नॉर्मलिटी का है, तो मैं बता तो दूं कि एक नॉर्मलिटी का क्या मतलब है। एक नॉर्मलिटी का मतलब होता है एक इक्विवेलेंट वेट होना 1 लीटर या 1000 मिलीलीटर। तो मैं बात करूं H2SO4 की, तो H2SO4 का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 98 है, आप गिन लो, और हर एक मॉलिक्यूल 2 H प्लस देता है। तो इसका इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा इसके मॉलिक्यूलर वेट में। तो 2 इसका 32 ये और 64 32 और 2 98 बटे 2, तो 49 ग्राम यदि पड़ा है 1 लीटर में H2SO4, कितना 49 ग्राम, तो एक नॉर्मलिटी का कहलाएगा। ठीक है, अब ये तो 0.1 नॉर्मलिटी का है तो 4.9 ग्राम रहा होगा। बस 2 नॉर्मलिटी का होता तो 1 लीटर में 49 × 2 इतना पड़ा होता, तो ठीक है। तो अब 100 मिलीलीटर में ये कितना, तो ग्राम निकालने की जरूरत नहीं होती। इक्विवेलेंट कितने इक्विवेलेंट वेट पड़े हुए हैं, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, इसको मिली इक्विवेलेंट बोल दो, मिलीलीटर है इनटू नॉर्मलिटी, मिली इक्विवेलेंट्स हो जाते हैं। तो कितने मिली इक्विवेलेंट्स हैं, मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ H2SO4, मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 कितने 100 × 0.1, तो कितने हो गए 10 मिली इक्विवेलेंट्स। अगर मुझसे आगे जाके कोई ये पूछता है कि इन मिली इक्विवेलेंट्स का ग्राम में वजन बताओ, तो ठीक है बता देंगे। तो ग्राम में वजन इतना होगा, 10 अपॉन पहले 1000 करेंगे तो ये इक्विवेलेंट वेट आ जाएंगे, फिर इक्विवेलेंट वेट का मल्टीप्लाई करते ही ग्राम में मास आ जाएगा। तो इसका इक्विवेलेंट वेट अभी अपन ने बताया था कि 49। तो ये कितने ग्राम होगा इसमें H2SO4 अगर पूछा जाए, ग्राम में पूछा जाए तो कितना होगा 490
बटे 1000, 0.49 ग्राम H2SO4 1 लीटर में, मतलब इसमें 100 मिलीलीटर में पड़ा हुआ है 0.49 ग्राम, क्योंकि मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 निकाले 100 इंटू 0.1, तो 100 मिलीलीटर में इतने ग्राम पड़ा हुआ है H2SO4। तो यहाँ पर हमें कंपैरिजन करने के लिए इसकी जरूरत नहीं थी, कितने ग्राम है इससे कोई लेना देना नहीं। तो यहाँ पर इक्विवेलेंट्स देखे जाते हैं, तो 10 मिली इक्विवेलेंट्स हैं इसके। अब देखते हैं इसके कितने मिली इक्विवेलेंट्स हैं। तो इसके मिली इक्विवेलेंट निकालने के लिए हमें इसके इक्विवेलेंट वेट का भाग देके 1000 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि इसके इक्विवेलेंट वेट का भाग देते नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स आएंगे। अगर ग्राम में वजन चाहिए तो फिर जो इक्विवेलेंट्स आए इक्विवेलेंट वेट का मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करने से मास आ जाता है, और मास दे रखा हो तो इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड कर दो, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स आ जाते हैं। तो 0.62 ग्राम में कितने इक्विवेलेंट्स हैं, इक्विवेलेंट्स, फिर मिली इक्विवेलेंट निकालेंगे 1000 की मल्टी, इक्विवेलेंट्स ऑफ Na2CO3H2O in 0.62 ग्राम, तो हो गए 0.62 अपॉन 62, इसका 62 ग्राम ही है इक्विवेलेंट वेट। अब आप पूछोगे ये कैसे पता आपको, Na2 23 इंटू 2 तो 46 हो गया, कार्बन 12, O3 48, H2O 18, 2 + 16 18, और इसकी वैलेंसी Na2 2 Na प्लस में टूटता है, या CO3 2 नेगेटिव में टूटता है, तो डिवाइडेड बाई 2। जब डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो ये आएगा 124 डिवाइडेड बाई 2, ये आएगा 62। तो 0.62 ग्राम में कितने इक्विवेलेंट वेट्स हो जाएंगे, ये अपन ने देख लिए, ये हो जाएंगे 0.1, और कितने मिली इक्विवेलेंट्स हो जाएंगे, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे अपन, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे अपन मिली इक्विवेलेंट्स निकालने के लिए 1000 की। अब 1000 की मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया 100। तो अब किसके मिली इक्विवेलेंट ज्यादा है, मिली इक्विवेलेंट ज्यादा है इसके Na2CO3H2 जो बेसिक है, तो रिजल्टेंट जो हो गया वो बेसिक हो गया। बताओ, हेलो, हाँ यहां पर एक कैलकुलेशन गलत हो गई है, ये 0.1 नहीं है, डिवाइड करेंगे तो ये 0.01 है, तो 0.01 इसको सही कर देते हैं, 0.01 तो इक्विवेलेंट हुए, और 1000 का मल्टीप्लाई करते ये हो गया 10 मिली इक्विवेलेंट। तो 10 मिली इक्विवेलेंट, बेसिक भी 10 मिली इक्विवेलेंट और एसिड भी 10 मिली इक्विवेलेंट, तो वो जो है न्यूट्रल है। ठीक, कोई कैलकुलेशन क्या। अच्छा, ये प्रॉब्लम है कि 1.25 ग्राम मिक्सचर है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और सोडियम सल्फेट Na2SO4, इन दोनों का मिला के जो मास है वो 1.25 ग्राम है। इनको डिसॉल्व कर दिया गया 2 से 50 मिलीलीटर ऑफ वाटर, ठीक है, दोनों का मास डाल दिया। अब उसमें ये नहीं बताया कितना सोडियम कार्बोनेट है और कितना सोडियम सल्फेट है, लेकिन इसका एक 25 मिलीलीटर सैंपल लेकर के लिया, जो 25 मिलीलीटर H2SO4 0.1 नॉर्मलिटी से न्यूट्रलाइज हो गया। तो अब पूछा है कि दोनों के अलग अलग मासेस क्या है, परसेंटेज ऑफ Na2CO3, ये पूछा है। मतलब परसेंटेज पूछ लो या अलग अलग मास पता लग जाए तो परसेंटेज बता ही देंगे कि तो इसमें मुख्य बात समझने की जो ये है कि जो H2SO4 केवल उसी को न्यूट्रलाइज कर पाता है, Na2CO3 को, Na2SO4 नहीं होता न्यूट्रलाइज। तो Na2CO3, तो अपन देखें कि H2SO4 के 25 ml 0.1 नॉर्मलिटी के 25 ml उस सॉल्यूशन के 25 ml को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो जब न्यूट्रलाइजेशन वाली बात आती है तो दोनों के मिली इक्विवेलेंट्स बराबर होते हैं। तो H2SO4 के कितने मिली इक्विवेलेंट्स हुए, इक्विवेलेंट्स हो या मिली इक्विवेलेंट्स हो, यूनिट समान होनी चाहिए। तो 25 मिलीलीटर ऑफ 0.1 नॉर्मलिटी
तो मिली इक्विवेलेंट्स हो गए H2SO4 के मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ H2SO4 हो गए 25 इंटू 0.1 नॉर्मलिटी, तो 2.5 मिली इक्विवेलेंट्स। इतने मिली इक्विवेलेंट्स ने उसके 25 ml सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज करा है, लेकिन सॉल्यूशन तो 250 ml था। तो 250 ml में Na2CO3 के कितने होंगे इक्विवेलेंट्स? तो 25 ml में मुझे पता है कि 2.5 मिली इक्विवेलेंट्स हैं, 25 मिलीलीटर में पता है 2.5 मिली इक्विवेलेंट। तो 250 मिलीलीटर में तो यूनिटरी मेथड है, 25 ml में, इन 25 ml मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ Na2CO3 बराबर है 2.5 मिली इक्विवेलेंट्स। तो 250 मिलीलीटर में इन 250 मिलीलीटर आ जाएंगे 2.5 डिवाइड बाई 25 इंटू 250, तो हो गए 25 मिली इक्विवेलेंट्स हो गए। अब 25 मिली इक्विवेलेंट्स हो मिली इक्विवेलेंट्स 25। अब इन 25 मिली इक्विवेलेंट्स में को हम मास में कैसे कन्वर्ट करें? तो हमें पता होता है ना कि एक इक्विवेलेंट में इक्विवेलेंट वेट होता है। यदि एक इक्विवेलेंट हो तो एक इक्विवेलेंट वेट इन ग्राम्स होगा। अब 25 मिली इक्विवेलेंट के इक्विवेलेंट्स बना लो 1000 का भाग देकर के, तो 25/1000 इक्विवेलेंट्स। अब इक्विवेलेंट्स को ग्राम में कैसे कन्वर्ट करें? अरे साहब, जब मास पता होता है तो इक्विवेलेंट वेट का भाग दे देते हैं, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स आ जाते हैं। अब इक्विवेलेंट्स पता होता है तो इक्विवेलेंट वेट की मल्टीप्लाई कर दो। जैसे अपने से कोई 1.5 लड्डू है और 1 लड्डू का मास पता है 50 ग्राम, तो हम बता देंगे 1.5 लड्डू का 75 ग्राम। तो ऐसे ही लड्डू में मतलब 25/1000 इक्विवेलेंट्स है, 25/1000 लड्डू में, एक लड्डू का मतलब एक इक्विवेलेंट वेट है। तो एक इक्विवेलेंट वेट का मास है Na2CO3 का, क्योंकि Na2CO3 का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 106 आएगा। सोडियम का 23 × 2 प्लस कार्बन का 12 प्लस O3 का 48, 106 आएगा। 106 में 2 का भाग दे दीजिए, क्योंकि Na2CO3 2Na प्लस CO3 2 नेगेटिव होगा। तो इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालें? उस मॉलिक्यूलर वेट में जितने सोडियम के 2 प्लस हैं उतने का भाग दे दो, तो 53 आ गया। तो 53 आ गया तो मास ऑफ Na2CO3 बराबर इक्विवेलेंट्स इनटू इक्विवेलेंट वेट, 25/1000 इंटू 53 इक्विवेलेंट वेट है। इतने ग्राम Na2CO3 मौजूद है। अब ये कितना बैठेगा, तो जो भी बैठेगा बैठ जाएगा। फिर परसेंटेज निकालनी है, वो आप डिटरमाइन कर ही दोगे। तो परसेंटेज ऑफ Na2CO3 बराबर मास ऑफ Na2CO3 अपॉन 1.25 इंटू 100, क्योंकि 1.25 ग्राम में इतना है, तो 100 ग्राम में कितना है, तो परसेंटेज निकालना तो सारे स्टूडेंट्स को आता ही है, तो ये परसेंटेज आ जाएगी इसका। बंद कर।